देखिए शैलेंद्र जी, मैंने पहले ही कहा था कि एक परिपक्व राजनेता अगर किसी भी पार्टी का होगा तो वो अपनी जो गढ़ की सीटें होती नहीं देना चाहती। जैसे अगर समाजवादी पार्टी ये कहे कि मुझे अमेठी दे दीजिए, मुझे रायबरेली दे दीजिए, तो कांग्रेस पार्टी क्यों देगी? ऐसे में समाजवादी पार्टी अगर बलिया सीट को कांग्रेस के खाते में देगी तो उसके कार्यकर्ताओं की नाराजगी पार्टी खुद मोल ले लेगी कि सीट शेयरिंग हमने कहा था 15 से 17 या 15 से 20 हमने लमसम बोला था। साल 2017 में जब कांग्रेस और क्योंकि उस समय समाजवादी पार्टी भी बहुत सारी चीजों अंदर खाने जूझ रही थी, उधर शिवपाल जी वाला पूरा मामला चल रहा था और उसी बीच में सारी चीजें मतलब 2017 का चुनाव था। कांग्रेस का गठबंधन होता है लेकिन कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है कि 2017 में जो चीजें हुई हैं इस बार 24 में कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के उम्मीदवार को स्वीकार करेगा और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को स्वीकार करेगा? आपको लगता है क्या तो लड़ाई मुझे जो दिख रहा है देश में, वो ये दिख रहा है विचारधारा के आधार पर लड़ाई है। आपको लगता है कि ऐसे दौर में जब दो खांचों में पार्टियां बटी हुई हैं तो बसपा कितना ये जो पूरा गठबंधन है को कितना नुकसान पहुंचाएगी? मायावती जी को कोई विकल्प नहीं मान रहा है। ऐसे में मायावती जी खुद अपना नुकसान कर रही है, प्लस जो सांप्रदायिकता के खिलाफ लोग हैं उनका भी नुकसान करेंगी। आखिरकार समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच में उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, दोनों लोगों के बीच में सहमति बन गई है। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से जो उनके वरिष्ठ नेता हैं राजेंद्र चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और कांग्रेस की तरफ से अविनाश पांडे जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, चारों लोग ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और यहाँ पर जो है 17 सीटें जो समाजवादी पार्टी बार बार इस बात को बोल रही थी कि 17 सीटें हमने उनको कांग्रेस को प्रस्ताव भेज दिया है, लेकिन ये बात आगे बढ़ नहीं रही थी। पिछले 2-3 दिनों से यही सब चल रहा था। कभी ये भी बीच-बीच में लग रहा था शायद गठबंधन होगा ही नहीं क्योंकि जिन कुछ सीटों को लेकर थोड़ा विवाद था, जिसमें एक मुरादाबाद है, अमरोहा, बलिया और एक सीट कोई और है। फिर आज जो भास्कर की रिपोर्ट है उसमें बताया जा रहा है प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी से और अखिलेश यादव से दोनों लोगों की बातचीत हुई। प्रियंका गांधी उसमें मध्यस्थ थी और इसके बाद चीजें फाइनल हुई हैं। अभी राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है 2 दिन के लिए उस पर ब्रेक लगा हुआ है। उम्मीदवारों का चयन होगा, वो गए हुए हैं दिल्ली और इसके बाद शायद 2 दिन बाद जब आएंगे तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ में नजर आ सकते हैं। आज जब 4 लोग आए थे तो मुझे लगा कि शायद 2017 में जिस तरह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी राहुल गांधी और अखिलेश यादव ताज होटल में गए थे और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था। ये लगभग साल 2017 के विधानसभा चुनाव की बात मैं कर रहा हूँ। तो मुझे भी कुछ लगा शायद इस तरह कुछ हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी निकल चुके थे, वो शायद कानपुर पहुंचे थे। अखिलेश यादव किसी कार्यक्रम में थे, शायद पहले से ही डिसाइड नहीं था और फोन पे ही सबकी बातचीत हुई। फिर 4 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यहाँ पर 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और उनके साथ में जो छोटे-छोटे दल हैं वो चुनाव लड़ेंगे, 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। इस पूरे मसले को लेकर हम बात करेंगे, हमारे साथ मनोज यादव जी हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, लखनऊ से जुड़ेंगे। मनोज जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज जो आप आखिरी बार जब हम लोग बातचीत कर रहे थे लगभग मुझे याद है 15-20 दिन पहले, तो वहां पर बलिया को लेकर हम लोग बात कर रहे थे। आपने कुछ बताया था कि कुछ भी हो जाए क्योंकि वो गढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का, बलिया समाजवादी पार्टी नहीं देगी। बलिया मुरादाबाद मुरादाबाद तो पिछले साल 2019 में समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीता था। कैसे देख रहे हैं 17 सीटें जो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दी हैं? देखिए शैलेंद्र जी, मैंने पहले ही कहा था कि एक परिपक्व राजनेता अगर किसी भी पार्टी का होगा तो वो अपनी जो गढ़ की सीटें होती नहीं देना चाहती। जैसे अगर समाजवादी पार्टी ये कहे कि मुझे अमेठी दे दीजिए, मुझे रायबरेली दे दीजिए, तो कांग्रेस पार्टी क्यों देगी? उसी तरीके से अगर कोई कांग्रेस समाजवादी पार्टी से कहे कि मुझे आजमगढ़ दे दीजिए, मुझे बलिया दे दीजिए, मुझे मैनपुरी दे दीजिए, तो नहीं देगी। मैंने शुरू में ही कहा था कि बलिया को लेकर के कितना भी कांग्रेस पार्टी जोर आजमाइश कर ले, समाजवादी पार्टी छोड़ेगी नहीं, क्योंकि उसका गढ़ है, वहां से तमाम समाजवादी पुरोधा पैदा हुए हैं। समाजवादी पार्टी की राजनीति में जो आधार स्तंभ जिन्हें कहा जा सकता वो लोग वहां से हैं। चाहे आप पीछे चले जाइए नेताजी के कार्यकाल में, नेताजी के समय में जनेश्वर मिश्रा जी वहां से रहे,
इधर आ जाइए नए में, तो वहां से राम गोविंद चौधरी हैं, अंबिका प्रसाद हैं, तमाम बड़े नेता जो नारद राय हैं, तमाम लोग हैं जो बलिया से आते हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी अगर बलिया सीट को कांग्रेस के खाते में देगी तो उसके कार्यकर्ताओं की नाराजगी पार्टी खुद मोल ले लेगी। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि नहीं देना। और हम लोग शुरू में भी कहा था कि बलिया और मुरादाबाद पे सवाल ही नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि बलिया गढ़ है, मुरादाबाद सिटिंग एमपी है। सिटिंग एमपी का आप टिकट काट करके पूरे अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे? तो ऐसे में ये दोनों सीटों पर लेकर के बहुत विवाद की स्थिति बनती भी नहीं, और दोनों परिपक्व राजनेता हैं। तो छोटी छोटी चीजों को लेकर के मुझे लगता, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि एक दो सीटों को लेकर के गठबंधन नहीं रुकेगा। और हमने आपसे ये भी कहा था कि ज्यादा से ज्यादा, जो आपने एक बार हम लोग पीछे बात भी किए थे कि सीट शेयरिंग, हमने कहा था 15 से 17 या 15 से 20, हमने लमसम बोला था कि 15 से 20 के बीच ही सीटिंग शेयरिंग होगी, सीट शेयरिंग कि 15 या तो 15 हो सकता है या 20, 18 हो सकता है, 20 से ज्यादा नहीं हमने कहा था। तो एग्जैक्ट हम लोगों का जो फिगर था उसी पे आके मामला अटका कि 15 से 17 के बीच ये चीजें हुई। देख लीजिए, ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन कार्यकर्ताओं की, नेताओं की और भारत की जरूरत है। तो ऐसे में जो गठबंधन हुआ है, मुझे लगता है कि इंडिया को कहीं ना कहीं से मजबूती प्रदान करेगा। और वो ठीक ठाक सीटों को लेकर के, जिन सीटों को लेकर के कांग्रेस पार्टी भी उसमें है कि हमें ये सीटें जीत सकते हैं, समाजवादी पार्टी भी उन सीटों को ऑफर की है जिन पर उसका प्रदर्शन थोड़ा सा बहुत बेहतर, 2-4 सीटों को छोड़ दिया जाए तो बहुत बेहतर नहीं रहता था। तो ऐसे में दोनों लोगों मिल करके ये मुझे लगता है कि अच्छा सीट शेयरिंग का फार्मूला आया है। और जो आपने चर्चा की कि होटल ताज में, और क्योंकि देश का चुनाव है तो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप भी इधर उधर तमाम राज्यों के सवालों को, राज्यों की सीट शेयरिंग को लेकर के उसमें है। और ये प्रदेश स्तरीय गठबंधन है, तो प्रदेश के नेताओं द्वारा गठबंधन किया गया। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति से, दोनों तरफ की राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति से गठबंधन हुआ है। जी सैलन जी। साल 2017 में जब कांग्रेस और क्योंकि उस समय समाजवादी पार्टी भी बहुत सारी चीजों अंदर खाने जूझ रही थी, उधर शिवपाल जी वाला पूरा मामला चल रहा था, और उसी बीच में सारी चीजें, मतलब 2017 का चुनाव था, कांग्रेस का गठबंधन होता है, लेकिन कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है कि 2017 में जो चीजें हुई हैं, इस बार 24 में कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के उम्मीदवार को स्वीकार करेगा, और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को स्वीकार करेगा? आपको लगता है क्या ये? देखिए, स्वीकार करना ना करना तब माना जाता है जब आपके पास विकल्प हो। न समाजवादी पार्टी के पास विकल्प है, न कांग्रेस के पास विकल्प है, न पूरे देश के पास विकल्प है कि कुछ वो दूसरा सोचे। क्योंकि आपने चंडीगढ़ चुनाव को देखा, चंडीगढ़ का चुनाव एक उदाहरण है कि इस देश में लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही, डेमोक्रेसी की गला घोटा जा रहा है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता ये कहता है कि मैं कांग्रेस को स्वीकार नहीं करूंगा, कांग्रेस कहती है कि मैं उसे नहीं, अगर ये कार्यकर्ताओं की बात नहीं, ये पूरे देश की जनता। देखिए, एक चीज और आप स्पष्ट जान लीजिए कि इस देश का चुनाव जो है वो जाति और कैडर बेस हो गया है, विचारधारा आधारित। कैडर बेस ने कही विचारधारा आधारित। जिस विचारधारा के लोग भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करते हैं, वो किसी भी कीमत पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या अन्य दलों को स्वीकार नहीं करेंगे। और जिस विचारधारा, जो विचारधारा ये मानती है, जो विचारधारा कि देश में सांप्रदायिक ताकतों का विनाश हो, देश में लोकतंत्र मजबूत हो, संविधान मजबूत हो, संविधान बेहतर तरीके से काम कर सके, जो लोग ये मानते हैं वो कहीं ना कहीं, अब ये वो जनता, चाहे वो समाजवादी पार्टी में हो, कांग्रेस में हो या अन्य दलों में है, उसकी बात नहीं है। बात इसकी है कि अब ये विचारधारा की लड़ाई है। मुझे एक वाकया, एक वो याद आता है, स्टेटमेंट, एक पश्चिमी विचारक है फ्रांसिस फुकुयामा। वो दो देशों की जब लड़ाई का अंत होता है तो कहता है कि विचारधारा की अंत हो रहा है, एक विचारधारा का अंत हो रहा है। तो यहाँ भी दो पार्टियों के बीच, दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई है। ये विचारधारा, एक विचारधारा वो है जो देश में सांप्रदायिकता को पनपाना चाहती है, देश में सांप्रदायिक रंग देश के ऊपर चढ़ाना चाहती है, देश में झूठ फरेब, लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। एक विचारधारा के लोग वो हैं जो कहते हैं नहीं,
इस देश में सांप्रदायिक ताकतों का विनाश होगा, ये देश गंगा जमुनी तहजीब का है। तो अब लड़ाई ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, अब तो लड़ाई मुझे जो दिख रहा है देश में, वो ये दिख रहा है विचारधारा के आधार पर लड़ाई है। कौन सी विचारधारा, अभी जो विचारधारा सत्ता में है वो विचारधारा पुनः सत्ता में आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो इस देश का स्वरूप कैसा होगा। जो लोग विपक्ष में हैं, जो लोग सत्ता में भागीदार नहीं है, वो ये सोच रहे हैं कि अगर वो आएगी तो इस देश का स्वरूप कैसा होगा। और जो लोग ये मानते हैं इस देश में सांप्रदायिकता का विनाश हो, इस देश में भाईचारा हो, इस देश में सभी धर्मों सर्वधर्म समभाव की भावना हो, वो लोग एंटी भाजपा वोटिंग करेंगे। तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं को लेकर के बड़ा सवाल नहीं है, अब सवाल देश को और सांप्रदायिकता को लेकर के, इसलिए सब लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं डिफीट करने की कोशिश करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी विचारधारा को और मजबूत करने के लिए लगेंगे। ये अब विचारधारा के आधार पर लड़ाई होगी, न कि कार्यकर्ता के आधार पर। जी चलेंगे। हाँ, पिछले कई चुनाव में हम लोग देख रहे हैं कि जो आपने बात कही कि या तो बीजेपी के समर्थन में लोग हैं या तो बीजेपी के खिलाफ हैं, मतलब दो खातों में चीजें बट रही हैं। अब तीसरा चौथा कहीं विकल्प है नहीं। बसपा जो है काफी दिनों से हम लोग सुन रहे थे, लगभग 10-15 दिनों से, कि लगातार जो कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो बसपा सुप्रीमो मायावती से बातचीत करने में लगा हुआ था। और अभी परसों उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने बताया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और बार-बार अफवाह फैलाई जा रही है। अभी हाल ही में जो बदायूं के पूर्व सांसद रहे कांग्रेस के भी, समाजवादी पार्टी के भी, सलीम शेरवानी साहब, तो उनके बारे में चर्चा है कि पश्चिमी यूपी के बहुत सारे जो मुसलमान उम्मीदवार हैं जिनका पिछली बार जो थे, इस बार भी बसपा जो है काफी मात्रा में उनको टिकट देने वाली है। आपको लगता है कि ऐसे दौर में जब दो खांचों में पार्टियां बटी हुई हैं, तो बसपा कितना, ये जो पूरा गठबंधन है, को कितना नुकसान पहुंचाएगी? मुझे लगता है कि बसपा को अगर इस गठबंधन में शामिल किया गया होता तो उसका स्वरूप और बड़ा होता और अच्छा होता। लेकिन अब मायावती जी की हठधर्मिता कहिए या मायावती जी की स्ट्रेटजी कहिए कि वो इस गठबंधन में शामिल नहीं। मैंने कहा ना कि अब विकल्प नहीं है, मायावती जी को कोई विकल्प नहीं मान रहा है। ऐसे में मायावती जी खुद अपना नुकसान कर रही है, प्लस जो सांप्रदायिकता के खिलाफ लोग हैं उनका भी नुकसान करेंगी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा स्कोप मायावती जी के पास, बहुजन समाज पार्टी के पास नहीं है। लेकिन मायावती जी का और बहुजन समाज पार्टी का ये जो स्ट्रेटजी है, जो उसका उनका स्टैंड है, वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस विचारधारा के, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विचारधारा है, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान जरूर होगा। लेकिन जनता, मैंने कहा ना कि अब ये पार्टियां चुनाव नहीं लड़ेंगी, अब जनता चुनाव लड़ेगी। और खास करके चंडीगढ़ का चुनाव देख करके जो लोग थोड़े से दिग्भ्रमित होंगे, थोड़े से इधर उधर जाने की कोशिश भी कर रहे होंगे, वो अब सोच विचार करके इलेक्शन में अपने मत का प्रयोग करेंगे कि अगर हमारा वोट बटा तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक ताकतें मजबूत होंगी। और जब सांप्रदायिक ताकत मजबूत होगी, इस देश की सेकुलरिज्म, इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान और इस देश में लोगों की स्वतंत्रता कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। इसलिए मुझे लगता है कि विकल्प नहीं किसी को बनना है और ना लोग बनने देंगे। तो ऐसे में अभी और आगे देखिए क्या होता है, ये आगे कुछ 2-4 दिन में ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो इसी साथ ये बातचीत हम यही खत्म करते हैं। राहुल गांधी की जो पूरी यात्रा है 2 दिन के लिए ब्रेक, उस पर ब्रेक लगा हुआ है। जब 2 दिन बाद शुरू होगी तो मुझे लग रहा है लखनऊ में कोई कार्यक्रम होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे साल 2017 में हुआ था। आप देखते रहिए शैलेंद्र सिंह लाइव। हमारे साथ में मनोज यादव जी थे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।